देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर। ठीक है। लाइट चैप्टर जो है हम ऑलरेडी 10B में आधा पढ़ा चुके हैं, बट फिर भी एक बार 10B वाले लोग जो है फिर से पढ़ लेना। हो सके बहुत सी चीज़ मिस कर गए होंगे तो ये सब वीडियो में हम अच्छे से सब कुछ पढ़ा देंगे। ठीक है। और 10A का तो पढ़ाया ही नहीं था। लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है। और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, माध्यमिक में भी, फाइनल एग्जाम में, लोअर सिलेक्शन में भी आएगा, और आने वाले कमिंग एग्जाम जब भी होगा उसमें लाइट चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आएगा। ठीक है। लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है। देखो लाइट क्या होता है। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम कोई मीडियम का उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है ट्रैवल करने की। यही रीज़न है कि सन और अर्थ के बीच में बहुत बड़ा एक रीजन है। क्या नाम है उसका? स्पेस या वैक्यूम। तो वहाँ सन से तो लाइट ठीक आ जाता है ट्रैवल होगा, कि इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। तो लाइट जो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो ट्रैवल करता है। जैसे 9 में तुम लोग पढ़, क्या वो साउंड एक तरह का वेव है। साउंड जो प्रोपोगेट करता है, उसी तरह लाइट भी प्रोपोगेट करता है, लेकिन साउंड जस्ट एक वेव की तरह प्रोपोगेट करता है, बट लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह पढ़ता है। हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है, जिसमें से तुम्हारा लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और भी जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हुआ है, यूवी रे, एक्स रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, बहुत सारा वेव है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आगे, अभी बहुत देर है उसके लिए। लेकिन बस समझो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये किसी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका स्पीड क्या होता है, इसका स्पीड जान के रखना बहुत ज़रूरी है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कहाँ? इन वैक्यूम में। वैक्यूम में, या बोल सकते हैं एयर में, कि एयर या वैक्यूम में इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, एक मीडियम बता दिया है कि किस मीडियम में इसका स्पीड ये होता है। मीडियम इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब डिफरेंट मीडियम पे इसका स्पीड डिफरेंट होता है, इसका वेलोसिटी डिफरेंट होता है। ठीक है। ये इसका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि लाइट में जब किसी सरफेस के ऊपर जब गिरता है, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरता है, तो उसमें जब लाइट की सरफेस के ऊपर गिरता है तो 3 तरह का प्रोसेस होता है सरफेस पे। ठीक है। क्या होता है? पहला होता है रिफ्लेक्शन। पहला होता है प्रोसेस रिफ्लेक्शन होता है। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। ये तीनों ही प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन सिलेबस में सबसे ज़्यादा समझ लो अगर है तो 60% तुम्हारा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना होगा। मतलब रिफ्रैक्शन पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्वेश्चन ज़्यादातर रिफ्रैक्शन से आता है। 30% तुमको रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, 10% बोल सकते हैं। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन। फिलहाल हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, देन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, देन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मतलब लाइट आएगा, क्या होगा? स्ट्राइक करेगा आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। एक सरफेस, ये मेरा ए बी एक सरफेस है, इसमें एक लाइट रे ऑफ लाइट आया,
स्ट्राइक किया और वापस जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला गया। मीडियम तीन तरह का होता है, हम लोग यहाँ समझते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर मान लो कि लाइट किसी गैस से होते हुए आया तो स्ट्राइक किया किसी सरफेस में और वापस गैस मीडियम में चला गया, मतलब जिस मीडियम से आता है लाइट उसी मीडियम में चला जाता है आफ्टर द स्ट्राइकिंग द सरफेस। जिस सरफेस में लाइट स्ट्राइक किया, गिरा, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस डायग्राम को अच्छे से समझना है तुम लोग को, ठीक है, कि डायग्राम में कौन सा क्या होता है। जैसे जो लाइट, रे ऑफ लाइट पहले आया, देखो आके यहाँ ओ पॉइंट में गिरा, तो इस रे ऑफ लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट में वो गिर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर स्ट्राइक करके, टकरा करके वापस जो रे जा रहा है उसको हम लोग रे को बोलते हैं तुम्हारा, उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे की एकदम बीच में एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन, या परपेंडिकुलर को हम लोग दूसरा फॉर्म नॉर्मल भी कहा जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा 90 डिग्री बना रहा है, कौन सा सरफेस से? AB सरफेस से। ये ON परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है विद द सरफेस AB, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है विथ नॉर्मल लाइन के साथ, दिस इज आई। आई से मीन्स होता है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंट रे बना रहा तो नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे से बना हुआ एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन याद रखना एंगल हमेशा हम लोग मेजर करेंगे ये AB सरफेस से नहीं, बल्कि नॉर्मल लाइन से सरफेस से हम लोग करेंगे। ठीक उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे जब एक एंगल बना रहा है नॉर्मल लाइन से, तो रिफ्लेक्टेड रे से कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंड आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आया? इस डायग्राम में जो छोटा छोटा पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये सब चीज़ का छोटा छोटा एक लाइन का डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन का हम तुम लोग को एक इमेज पिक भेज देंगे व्हाट्सएप में, उसको तुम लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसको हेडिंग दे देंगे, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है? तो क्या क्या टर्म्स है? तो टर्म्स ये है कि इंसिडेंट रे का डेफिनेशन है हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। ये सब का डेफिनेशन तुम लोग को एक लाइन का पढ़ना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक मार्क्स का डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। इसका पिक हम तुम लोग को व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, उससे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छे से एक जगह में डेफिनेशन तुम लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का कितना तरह का टाइप्स होता है, इसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले दो तरह का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का देखो डायग्राम हम बना रहे हैं। ये मेरा सरफेस है, इसमें रे ऑफ लाइट आया, एक रे ऑफ लाइट आया और स्ट्राइक करके वापस चले गई, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक एक और रे ऑफ लाइट आया, लेकिन ठीक इसका एकदम पैरेलली आया, ठीक है, तो और पैरेलली गया। एक रे ऑफ ऑल लाइट ले लो, एकदम पैरेलल आया और ठीक हो, ठीक पैरेलली गया, मतलब एक सीक्वेंस में आ रहा है और एक सीक्वेंस में जा रहा है। सीक्वेंस में एक इंसिडेंट रे आ रहा है और एक सीक्वेंस में इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली किस में होता है? ये स्मूथ सरफेस में होता है। किस में होता है? स्मूथ सरफेस में ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस में। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखो कि सीक्वेंस में तो आया,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में पैरेलली होकर के जाएगा, जैसे तैसे भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस ये जो बेसिकली होता है, ये रफ सरफेस में होता है। तो किसमें होता है? ये रफ सरफेस में इस तरह का रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। तो ये छोटा सा डेफिनेशन है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर हो गया, मिरर टाइप सरफेस जो स्मूथ होता है, पॉलिश सरफेस होता है। रफ सरफेस जैसे कि ट्री का रूट हो गया, ये सब तुम्हारा रफ सरफेस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अब पढ़ेंगे। देखो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है तुम लोग की बुक में कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो देखो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के ऊपर। पहला लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा दैट इज आई, और जो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा दैट इज आर, वो दोनों आपस में क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। ऑलवेज इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि अगर बोला कि इंसिडेंट रे एक एंगल बना के आ रहा है 30 डिग्री, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 30 डिग्री ही होगा। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे? तो इंसिडेंट एंगल बन रहा है 30 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 30 ये 30। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में कितना डिग्री एंगल बनेगा? इन दोनों में कितना डिग्री एंगल बनेगा? ये दोनों एंगल को क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना? 30 30 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड, इस तरह से भी न्यूमेरिकल टाइप का एक मार्क्स का क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। बेसिकली फिजिक्स में क्वेश्चन घुमा के ही आता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लॉ हम लिखवा दे रहे, लॉ नॉलेज के लिए समझ आ रहे कि समझा वाला है अगर, लेकिन जरूरी ये लॉ लिखने आएगा। लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, वो न्यूमेरिकल वे में भी हो सकता है, थ्योरेटिकल वे में भी हो सकता है, इसलिए लॉ को अच्छे से समझना है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ बोला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये लोग कहाँ तीनों रहेगा? तीनों का तीनों देखो एक ही पॉइंट में है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रहेगा, लाई ऑन द सेम प्लेन, और एक ही प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों अलग अलग पॉइंट में लाई करेगा, नहीं, तीनों एक ही पॉइंट में लाई करेगा और एक ही सरफेस में लाई करेगा, तभी जो है रिफ्लेक्शन होगा। तो खैर फर्स्ट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए फर्स्ट लॉ को अच्छे समझा दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ये सेकेंड लॉ, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली। मतलब क्या है? एक रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट करेगा? नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा। मतलब ये स्पेशल केस है रिफ्लेक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्पेशल केस बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन का, कि रे ऑफ लाइट कैसे ऑब्लिकली, ये जो देखो इतना जैसे हम लोग जो ये जो यहाँ रे ऑफ लाइट जो तुम्हारा इंसिडेंट है, इसको हम लोग ऑब्लिकली वो इंसिडेंट कर रहा है, ऑब्लिक। ठीक है, और ऑब्लिक मतलब सम एंगल बनाएगा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। बट यहाँ पे रे ऑफ लाइट किस कैसे गिरेगा? नॉर्मली। मतलब देखो ये मेरा नॉर्मल लाइन होता है कि नहीं? नॉर्मल लाइन मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा, बल्कि पूरा उसी लाइन पे, नॉर्मल लाइन के ऊपर से ही इंसिडेंट करेगा। मतलब इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। तो क्या होगा? तो एक चीज याद रखना है, जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, वो उसी रास्ता से वापस चला जाता है, वो उसी रास्ता से वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कितना डिग्री बनेगा? 0 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्मल लाइन से कोई एंगल बना रहा है। हम लोग देखो यहाँ पे जो हम लोग लेते थे कि कोई भी रे आता था तो नॉर्मल लाइन से वो कितना डिग्री एंगल बनाता था, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। या ऑफ जो जाता था वो नॉर्मल लाइन से कितना एंगल आता, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे खुद वो रे जो है नॉर्मल लाइन के ऊपर से आ रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा है, नहीं, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो? 0 डिग्री। एंड अकॉर्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे कितना होगा? 0 डिग्री होगा।
मतलब इस स्पेशल केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन कितना डिग्री होगा, वो 0 डिग्री का इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि when a ray of light incident normally it back through the same path, जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से वो when a ray of light incident normally it back through the same path after reflection, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, होगा, लेकिन जिस रास्ते से वो आया है उसी रास्ते से वो चला जाएगा, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब देखो रिफ्लेक्शन के वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, रिफ्लेक्शन के इफेक्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इमेज कितना तरह का होता है, इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है मेरा वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, एक होता है मेरा वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज क्या होता है, एक्चुअली में रियल इमेज देखो होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ओ कोई ऑब्जेक्ट है, उससे दो रे ऑफ लाइट निकला, रिफ्लेक्शन हुआ, वो दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक दूसरे से जाके फिर टकराई गया, इंटरसेक्ट कर गया। जहां पे इंटरसेक्ट किया वहीं पर क्या बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, ओ से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज। ठीक है, तो यहाँ देखो रियल इमेज का डेफिनेशन लिखा है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। इसको स्क्रीन में हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कैसे फॉर्मेशन होता है, व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट। एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है, जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है, और ये हमेशा कैसे बनता है, इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा बनता है। समझ में आया, ये हो गया डेफिनेशन फॉर रियल इमेज। उसी तरह देखो वर्चुअल को अगर हम लोग समझे तो वर्चुअल का पहले डायग्राम को समझो कि एक ऑब्जेक्ट से मेरा दो रे ऑफ लाइट निकला, पहले ये आया, ये ऐसे चला गया, दूसरा रे ऑफ लाइट आया, ऐसा चला गया, क्या कभी दोनों इंटरसेक्ट करेगा, कभी नहीं, क्योंकि दोनों डाइवर्ज कर गया। ठीक है, जब इसी दोनों रे ऑफ लाइट को पीछे ज्योमेट्रिकली पीछे बैकवर्ड खींचे तो क्या वो इंटरसेक्ट कर गया ना, तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं किया, इसको इंटरसेक्ट करवाया गया ज्योमेट्रिकली। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। देखो वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन थोड़ा देख लो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। इसको स्क्रीन में हम लोग ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम शायद गलत गलत लिख दिया है यहाँ पे, विच कैन, यहाँ रियल इमेज को हम लोग ऑब्टेंड कर सकते हैं स्क्रीन पे, बट वर्चुअल इमेज को हम लोग ऑब्टेंड नहीं कर सकते। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। में क्या होता है, लाइट का रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते एक्चुअली में, ये हम बताएं ना, बट अपेयर टू डाइवर्ज, देखने में क्या लगेगा कि इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द इमेज ज्योमेट्रिकली दे इंटरसेक्ट व्हेन दे आर प्रोड्यूस बैकवर्ड। अगर तीन दोनों उन लोग को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तब जाकर के वो लोग इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस दोनों का डेफिनेशन है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का, अच्छे से कॉपी कर लेना है, बुक में ये सब नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट्स को तैयार करो। देखो नोट्स अच्छा से बना रहेगा, एग्जाम में बहुत आसानी होगा चैप्टर को रिवीजन करने में, समझने में भी, क्योंकि तुम लोग का जैसा बुक है वेस्ट बंगाल सिलेबस में, उस बुक में समझ लो जितना सिलेबस में तुम लोग का है, जिससे जैसा क्वेश्चन आता है, थ्योरी जो है तुम लोग के बुक में उसका सिर्फ 20% दिया हुआ है, बाकी का 80% कुछ भी नहीं दिया हुआ है। वो पूरा चीज़ लिखाना पड़ता है कि चीज़, देखो हर चीज़ से व्हाट इज रियल इमेज व्हाट इज वर्चुअल आने वाला नहीं है, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे तो समझ में कैसे आएगा बाद में, इस सब चीज़ का यूज़ होगा बाद में। हम लोग जो आगे स्टडी करेंगे, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन का डायग्राम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सब जगह रियल इमेज वर्चुअल इमेज आएगा, तो तुमको एक आइडिया होना चाहिए रियल इमेज का कैसा होता है, जहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे का, वहाँ रियल इमेज बनता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, जहाँ एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होता है, बैकवर्ड करके इंटरसेक्ट करवाया जाता है, दैट इज द वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज
इरेक्ट, इट इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। ये फिजिक्स का वर्ड है, यही सब यूज करना पड़ेगा। उल्टा के लिए इन्वर्टेड यूज करना होगा, सीधा के लिए इरेक्ट यूज करना होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इन दोनों का बीच में डिफरेंस भी है। वो डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, इन लोग का डिफरेंस भी आता है। तो हम वो डिफरेंस का पिक तुम लोग को भेज देंगे, अच्छे से तुम लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, इसका पिक हम व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे तुम लोग को। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जानते हो तुम लोग, दिन भर जो आईना देखती रहती है घर में बेवजह उसको बोला जाता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो है समझ लो, इस टाइप का एक प्लेन मिरर है, इसका पीछे रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट तुम यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, जाहिर सी बात है हमको देखने में लगता है मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, ठीक यहाँ पे बन रहा है। तो ये प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ पढ़ा रहे, कोई बेकार चीज़ नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो सबका अच्छे से नोट्स एकदम रेडी रखना है और इस चीज़ को समझना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी बताएंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, बहुत छोटा छोटा है और आसान है याद रखना। प्रैक्टिकली अगर तुम खुद देखोगे तो ऐसे ही होता है। सबसे पहला बात, जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। अब जानते हो सब, आईना में हम लोग देखते तो खुद का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सीधा। सीधा का और एक वर्ड हम लोग बोल सकते हैं अपराइट। ठीक है, अब सीधा बन रहा है तो जाहिर सी बात है इमेज को किस टाइप का बनता होगा, वर्चुअल इमेज बनता होगा। अभी हम बताएंगे वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल नहीं होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। नंबर 3 है कि इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल। इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज इक्वल, जाहिर सी बात है तुम्हारा जितना साइज होता है मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज का भी साइज क्या होता है उतना ही ना बनता है। ठीक है, चौथा चीज है लैटरली इन्वर्टेड। ये चीज को समझो, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा गौर से देखना। जब आईना के सामने या प्लेन मिरर के सामने जब तुम खड़े होगे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो रहेगा एक्चुअल में इमेज में वही चीज तुम्हारा लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, और राइट हैंड तुम्हारा लेफ्ट बन जाएगा। ये लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। तो मतलब जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं। ठीक है, लैटरल इन्वर्शन मतलब राइट का लेफ्ट हो जाना या लेफ्ट का राइट हो जाना, कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। नंबर 5 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस में क्या होगा, तुम्हारा इमेज बनेगा। जैसे जैसे हम लोग प्लेन मिरर से दूर जाते हैं तो इमेज भी क्या होता है, आस्ते से दूर जाता है। तो याद रखना ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वो इक्वल होगा। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। हम लोग पढ़ेंगे कि स्फेरिकल, जैसे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़े किस तरह का इमेज बनता है, उसी तरह हम लोग रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो सब, अच्छे से उसको समझना पढ़ना। बुक हो सके जितना पढ़ाया बुक में उसी को पढ़ सकती हो, अदरवाइज हम बोलेंगे मेरा नोट्स कोई अच्छे से पढ़ो तो इनफ है, इंशाल्लाह उसी से हो जाएगा।